हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑर्गेनाइजिंग का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमने सारे चैप्टर वाइज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं, ठीक है, ताकि आपको चैप्टर वाइज पता चले कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बच्चों को प्री बोर्ड तक समझ ही नहीं आता कि कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कुछ कुछ। तो कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे घुमा के पूछा जाता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम चैप्टर वाइज ला रहे हैं ताकि आपको हर एक चैप्टर की आइडिया हो कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कितने अलग अलग वेराइटी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि आपको पहले ही आइडिया आ जाए, ठीक है। और पेपर में जाने के बाद आप टेंशन या एकदम एंशियस ना हो जाओ, स्ट्रेस ना लो, इसलिए अभी से तैयारी करो तो आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना कोई देरी के। देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली एट वर्क। तो सोशल रिलेशनशिप अगर स्टार्ट हो रहा है कोई काम में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे से बात करना, चिट चैट करना, गॉसिप करना, है ना कुछ कनेक्शन क्रिएट करना, ठीक है। तो बॉन्ड वगैरह बनाना, तो उसको हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि वो इनफॉर्मल है, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप बनाना थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, ठीक है, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन देखो, ठीक है, 1 मार्क का ही क्वेश्चन बनेगा ये, लेकिन एक आपको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट पास कर दी गई है। और आपको जो पेपर आएगा वो चैप्टर वाइज तो नहीं आएगा, वो पूरा ओवरऑल आएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए उस टाइम पे आपको डिफिकल्ट ना जाए, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी, आप एकदम उसमें मास्टर हो जाओगे कि ओके ये ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले, पहले ही आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस पर ध्यान देना, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंटली नोट डाउन करना, साथ साथ में रिवाइज करते रहना, ठीक है। व्हाट डज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन? तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है ये पूछा गया है। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। तो इसका मतलब क्या कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एक मैनेजर सुपरवाइज कर सकता है, मतलब उसके ऊपर मॉनिटर कर सकता है, उनको डायरेक्ट कर सकता है, उसके ऊपर ध्यान दे सकता है, लीड कर सकता है उन लोगों को। तो एक मैनेजर के अंडर कितने लोग काम कर सकते हैं, वो कितने लोगों को हैंडल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, उसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हम कहेंगे, ठीक है। उसका मतलब पूछा गया तो आपको ऐसे आंसर देना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर स्टेट एनी वन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। तो डेलीगेशन के हम 3 एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं बहुत बार रिपीटेटिवली, वन शॉट में भी, फुल वीडियो में भी, की क्या होता है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अथॉरिटी मतलब किसी को आप हेड बना देना, काम दे देना, मतलब एकदम ये कर देना कि नहीं अभी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको ये करना है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि हाँ, अगर वो उसको अथॉरिटी दी जा रही है, क्या वो लीड कर रहा है, वो हेड है, जो भी है, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है, कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, कुछ सही हो जाता है तो वही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि बेसिकली कुछ भी अगर होता है तो आंसरेबल वो पर्टिकुलर हेड है, ठीक है, सुपरवाइजर है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो ज्यादा टाइम ट्रांसफर नहीं होती, वो हेड के पास ही बनी रहती है, और उसके अंडर कितने भी लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो उसके ऊपर ही रहती है कि अगर उसके नीचे वाला भी कुछ गलती कर देता है तो वो आंसरेबल होता है, ठीक है। तो ये चीजों में से वन एलिमेंट पूछा तो कोई भी एक भी लिख सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो 1 लाइन में, 2 लाइन में, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सप्लेनेशन लिखना, ठीक है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन एलिमेंट्स का अगर 3 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए आ जाता है तो आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने फुल वीडियो में नोट्स भी दिया है, वन शॉट पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टाइम है तो नोट डाउन करके उसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। आपके पास बहुत ऑप्शन है, कंटेंट हम पूरा प्रोवाइड करते हैं। बैठ के उसको करना, उसको कॉन्सेप्ट को समझना, उसको नोट डाउन करना, लिखना, नोट को मेंटेन करना आपका काम है, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है। हम एक सोर्स है, आपके लिए एक सोर्स है, रिसोर्स है, कि जहां से आप सब कुछ ले सकते हो, समझ सकते हो कॉन्सेप्ट को, नोट्स को ले सकते हो, एग्जाम्पल्स को ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप बैठ के लिख सकते हो, लेकिन बैठ के पढ़ना, ध्यान देना, सारे वीडियो देखना काम आपका है। और ये करो, मैं बोल रही हूँ, आपके पढ़ाई को प्रायोरिटी रखो। आपके जो भी XYZ चीजें और होंगी, इस टाइम पे आपकी पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपको हाई स्कोर करना है। देखो जब आपका एग्जाम हो जाता है ना, फिर आप रिग्रेट करते कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैंने थोड़ा ज्यादा और जोर लगा दिया होता
थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया होता, जो भी मैं XYZ चीज कर रहा हूँ वो नहीं करता या वो बाद में करता, तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आते, क्योंकि सब में उतना पोटेंशियल होता है, ठीक है, सब में उतनी कैपेबिलिटी होती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर पाएगा, ठीक है, किसी को ग्रामेटिकल चीजों में परेशानी है कि नहीं सेंटेंस फॉर्म कर पाता, वो भी कोप कर सकता है, ठीक है, किसी को लर्न नहीं होता, मेमोराइज नहीं कर पाता, वो भी कोप कर सकता है, ठीक है। हमारे पास अल्टरनेटिव है, तरीके हैं कि क्या कर सकते हैं हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, आलस करते हैं। स्पेशली हम लोग क्या करते हैं कि अवॉइड करते हैं, ठीक है, निग्लेक्ट करते हैं चीजों को, अरे जाने दे, बाद में कर लूंगा, ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। आपका बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही है, ऑप्शन नहीं है कोई भी यहाँ पे अल्टरनेटिव नहीं है। और जो जितना आप अभी मेहनत करोगे, जितना टाइम दोगे, वो आप रिजल्ट जब देखोगे तो आपको ये कुछ भी मेहनत फील नहीं होगी। मतलब ये जो मेहनत के दिन थे वो आपको खुशी देंगे कि नहीं यार, मैंने इतना कोशिश की, इतना पढ़ा, इसलिए मेरे इतने अच्छे नंबर है, मेरी मेहनत की वजह से ये नंबर। तभी जो आपने सैक्रिफाइस किया होता है, जो भी आपने तकलीफ झेली होती है, वो जब रिजल्ट आता है वो आपको फील नहीं होता, आपको खुशी होती है, बस आपके पेरेंट्स से खुशी होती है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको मोटिवेट करती रहूंगी, करती रहती हूँ कि नहीं, आपको पढ़ना है, इतना सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके मार्क्स के लिए कि आप अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है, कि आपको कहीं पे भी और जगह पे इन्वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है, आपका टाइम भी, आपका पैसा भी, जो भी है, तो आपको सब कुछ हम प्रोवाइड करें मटेरियल, ताकि आप बस बैठो, टाइम दो और पढ़ो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। कॉन्सेप्ट पे आते हैं वापस। तो ये आपको लिखना है, ये हमने वेरी शॉर्ट कवर किए हैं। शॉर्ट आंसर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्या क्या स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के, हमने पढ़े हैं। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और वर्क को डिवाइड करते हैं, ठीक है, वर्क को पहले बांट देते हैं, पहले समझ लेते हैं कि काम क्या है, काम को हम लोग बांट देते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं, सेम चीजों को, सिमिलर चीजों को एक साथ कर देते हैं, कुछ अलग चीज है तो उसको अलग कैटेगरी बनाते हैं, अलग उसका डिपार्टमेंट बनाते हैं, अलग कमिटी बनाते हैं, अलग टीम बनाते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। इस केस में तो हम लोग प्रॉपरली कैटेगरीज कर लेते हैं, ठीक है, तू यहाँ पे जा, तू यहाँ पे जा, तू यहाँ पे जा, इसका ये डिपार्टमेंट, उसके अंदर इतने लोग होने चाहिए, एक डिपार्टमेंट टीम बनाई, कमेटी बनाई, उसके अंदर इतने लोग होने चाहिए, 10 लोग होने चाहिए, सिमिलर माइंड के लोग होने चाहिए, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, स्किल्स है, नॉलेज है, उसको उस चीज में डालो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करना इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनेंस का इंसान है, जिसने फाइनेंशियल चीजें पढ़ी है, अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी है, उसको आप मार्केटिंग में नहीं डाल सकते, ठीक है, कुछ मतलब नहीं है फिर, क्योंकि उसके जिसका नॉलेज है, उसके जो स्किल्स है, वो फाइनेंस में है, उसको मार्केटिंग में कैसे डालोगे, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आपको एनालाइज करके डिपार्टमेंट में लोगों को डालना है। फिर है असेसमेंट ऑफ ड्यूटी, तो असाइन करना है काम, किसको क्या काम असाइन करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही सेम चीज आती है कि उसके स्किल के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से उसको काम देना है, ठीक है। उसको अपने सडनली आके HR का काम दे दे, ह्यूमन रिसोर्स का काम दे दिया फाइनेंस वाले का, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या करूं मैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी आउटपुट नहीं निकाल के दे सकता क्योंकि मुझे ये आता ही नहीं है। तो उसको वही काम दो जिसमें वो अच्छा है, जिसमें उसको इंटरेस्ट है, जिसमें उसकी स्किल्स है, नॉलेज है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन है बेसिकली। तो वैसे काम पर्टिकुलर इंसान को पर्टिकुलर काम दो जिसमें वो बढ़िया है, ठीक है, हो जाएगा असेसमेंट ऑफ वर्क। फिर है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो एक रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन क्रिएट करना है एम्प्लॉयज के बीच में, एक दूसरे के, फिर सुपीरियर और एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है। अगर कोई बॉस है, मैनेजर है, उसके और एम्प्लॉयज के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। जो बॉस है, जो मैनेजर है, उसको पता होना चाहिए मेरे अंडर के लोग हैं, उनको मैंने इस इंसान को मैंने ये काम दिया है, क्या वो कर रहा है क्या ठीक से। अगर उनको कोई मदद की जरूरत है तो उसको डायरेक्ट करो, उनको पाथ दिखाओ, क्योंकि ये ऐसे ऐसे करना है। कोई उनको हेल्प की जरूरत है तो उनको हेल्प करो, उनको कुछ रिसोर्सेज चाहिए तो उनको रिसोर्सेज अवेलेबल करवा के दो, ठीक है। कोई उनको परेशानी रही, दिक्कत है तो उनको सॉर्ट करा के दो। तो ये काम होता है मैनेजर का, और वो अच्छा रिलेशनशिप तभी मेंटेन कर पाएगा जब अच्छा कम्युनिकेशन हो, अच्छा कोऑर्डिनेशन हो उनमें, तभी प्रॉपरली रिलेशनशिप भी अच्छे से मेंटेन हो पाएगा और उसके रिजल्ट भी काफी ऑप्टिमम आएंगे, काफी अच्छे आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हाउ डज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने ये पढ़ा है फॉर्मल और इनफॉर्मल में कि कभी भी सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या सिर्फ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मल, जैसे हमने वन शॉट में एग्जांपल लिया था आपके स्कूल का, ठीक है, आपके क्लासरूम का, कि जहाँ पे आप लोग, जहाँ पे टीचर बताती है कि मॉनिटर बनाती है, सिटिंग अरेंजमेंट बिठाती है, ठीक है, टाइम टेबल जो स्कूल देता है वो आपको फॉलो करना पड़ता है, वो फॉर्मल हो जाएगा।
वेयर इनफॉर्मल क्या है कि आपने एक ग्रुप बना लिया, आपने किसी के साथ फ्रेंडशिप कर ली, आप किसी के साथ गॉसिप कर रहे हो, ठीक है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, आप कहीं किसी के साथ बाहर घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इनफॉर्मल हो गई, ठीक है। तो क्या होता है कि दोनों भी होना काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस है, सिर्फ टीचर बता रही है वही आप रोबोट के जैसे फॉलो कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे भी जाना नहीं है, फ्रेंड से बात नहीं करनी है, ज्यादा कुछ शेयरिंग करनी नहीं है, आना है बैठना है, टीचर जो बोलते हैं वो रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है, स्कूल में घूमना नहीं है, एक्सप्लोर नहीं करना है, ज्यादा कहीं पे इंडल्ज नहीं होना है, एकेडमिक्स पे ध्यान देना है। अगर ऐसे चलता रहेगा तो बिल्कुल भी आपका जो इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, वो नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ फॉर्मल सेटअप में नहीं हो पाता है, ठीक है। हम लोग को सिखाया जाता है टीम वर्क होना चाहिए, ठीक है, अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये इनफॉर्मल में आ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। जब आप इनफॉर्मली आप बात करोगे आपके फ्रेंड के साथ, आपके आपके जो भी है, जो भी आपका कनेक्शन है वो इनफॉर्मली होगा, तभी ही आप थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे सोशली, ठीक है, सब कुछ फॉर्मली नहीं होता है। तो इसीलिए इनफॉर्मल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फॉर्मल, और दोनों भी एग्जिस्ट करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी फॉर्म में, है ना, कोई भी जगह पे। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैं स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मिडिल स्केल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, कोई भी लेवल की डिवीजन की बात करूं, ठीक है, अब फिर आपके स्कूल लेवल की बात करूं, आपका एग्जांपल ले लूं, तो हर जगह पे दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो यही पूछा गया है यहाँ पे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे, सॉरी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता है, ये पूछा गया। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, क्विक कम्युनिकेशन। इनफॉर्मली जब आप कम्युनिकेट करते हो तो जल्दी कम्युनिकेशन, जल्दी दोनों पार्टीज को समझ में आता है कि क्या कहने की कोशिश हो रही है, ठीक है, क्या बताने की कोशिश हो रही है, ठीक है। अगर मैं आपको प्रॉपर इस आपके टेक्निक की भाषा में, फॉर्मल भाषा में सारे रूल्स रेगुलेशंस को यूज करके अगर मैं आपको समझाऊं, इंग्लिश में समझाऊं, तो आपको आधी चीजें तो बाउंसर चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल की तरफ से अगर मैं आपको एग्जाम्पल यूज करके अगर समझाती हूँ, थोड़ा इनफॉर्मली समझाती हूँ, थोड़ा हंसी मजाक करके समझाती हूँ, कि कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कि मतलब कोई इनफॉर्मल एग्जाम्पल आपका पर्सनल ले लेती हूँ, घर का ले लेती हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी वजह से आप ज्यादा जल्दी समझ पाते हो, ठीक है, उस एग्जाम्पल्स की वजह से आप जल्दी समझ पाते हो। तो ये क्या हो गया, थोड़ा इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। तो इनफॉर्मल चीजों की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो जल्दी अच्छी होती है और जल्दी होती, क्विक होती है, कि सामने वाले को जल्दी समझ आता है, वो जल्दी आपको रिवर्ट करता है, ठीक है। सेटिस्फाई सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज, तो सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सोशल नीड्स मतलब बेसिकली बाकी भी कल, अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ, कोई मेरे से फ्रेंडली नहीं है, सब अपने अपने काम में ही बिजी है, पूरा दिन सब 24 घंटा काम ही करते रहते हैं, ब्रेक में भी मैं अकेली बैठ के टिफिन खाती हूँ, तो ये ऐसा एनवायरमेंट मेरे लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी, आप भी ऐसे एनवायरमेंट में ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको बोर होने लग जाएगा, आपको लगने लगेगा बस मैं काम ही कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस होने लग जाएगा। वही ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, कोई फन एक्टिविटी का उनका अलग से एक रूम होता है जहाँ पे इंडोर गेम्स लगाए जाते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉइज फ्री टाइम में एक साथ मिलकर खेलते हैं, गॉसिप्स करते हैं, बैठते हैं, अपनी चीजें शेयर करते हैं, टिफिन टाइम में जो भी ब्रेक टाइम मिलता है वहां पे कैंटीन में जाते हैं, एक साथ बैठ के शेयर करते हैं चीजों को, ठीक है। जिम वगैरह होता है कि सुबह सुबह जब आते हैं ऑफिस तो थोड़ी देर जिम करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सोशल एनवायरनमेंट है एम्प्लॉयज के लिए, जो थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, और उसकी वजह से एम्प्लॉयज जो है वो थोड़ा सेटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है। सिर्फ फॉर्मल अगर एनवायरनमेंट होगा तो एम्प्लॉयज थोड़े स्ट्रेस फील करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनफॉर्मल एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर प्रोवाइड फीडबैक टू मैनेजमेंट अबाउट पॉलिसी, तो जो भी पॉलिसीज आती है, ठीक है, उसको इनफॉर्मल वे में भी मैनेजर्स को रिवर्ट किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है, फीडबैक दिया जाता है कि ये ऐसे ऐसे चीजें हैं, ये रूल्स है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये ऐसे है वो वैसे है। जब आप थोड़ा इनफॉर्मली बात करते हो तो आपका जो कन्वीनियंस है ना, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, नीड्स है, उसको भी आप एड्रेस कर पाते हो, ठीक है। हर चीज में फॉर्मल वे में नहीं एड्रेस कर पाऊंगी, अगर मैं हर चीज को फॉर्मल वे में देखती हूँ तो मैं चीजें आगे बता भी नहीं पाऊंगी जो मेरे जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मेरा घर बहुत दूर है तो मुझे बहुत टाइम लगता है पहुंचने के लिए, तो मैं बहुत अनॉय हो जाती हूँ, तो मुझे उस पर्टिकुलर सिटी में ट्रांसफर कर दो या शिफ्ट कर दो कि जहां पे मैं वो पर्टिकुलर मेरे को पास पड़ेगा, ठीक है। तो ये मुझे बताना है, तो ये थोड़ा मैं इनफॉर्मली बताऊंगी तो उनको समझ में आएगा कि ठीक है, ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ये इश्यू है। समझ रहे हो बात को, जब आप इनफॉर्मली कम्युनिकेट करते हो तो सामने वाले को समझ में आता है कि इसको क्या, इसका इनकन्वीनियंस हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम है ना, क्या आइडियाज है, क्या सजेशन है, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसीलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो सपोर्ट करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा। ठीक है, तो इसको लिख लेना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं। टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट निकालो, गो थ्रू करो, लर्न करो, रिवाइज करो, मेमोराइज करो। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बी फुल्ली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एंड व्हाई? तो जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं या सर्विस अवेल कर दी जाती है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सेंट्रलाइजेशन या सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ मिक्स ऑफ बोथ। सारे ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों भी होना इंपॉर्टेंट है, दोनों भी होते हैं। ठीक है, स्पेशली हम मिडिल स्केल और लार्ज स्केल की बात करें। स्मॉल स्केल में कैसे होता है, कम लोग होते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते, सिर्फ सेंट्रलाइज होते हैं। ठीक है, तो मतलब एक ही ओनर है, एक ही काम कर रहा है, तो उस केस में ज्यादा सेंट्रलाइज होता है। लेकिन मिडिल स्केल और लार्ज स्केल में तो पॉसिबली ये सिर्फ सेंट्रलाइज या सिर्फ डिसेंट्रलाइज। ठीक है, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है? सेंट्रलाइज फॉर मेजर पॉलिसी डिसीजन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो एक हेड है, ठीक है, एक ही इंसान है जो सब कुछ देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है। तो जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ठीक है, मेजर डिसीजन है, पॉलिसीज है, वो ओनर जो है या डायरेक्टर्स है, ठीक है, सीईओ, सीएफओ, सीएक्सओ, ये ऐसे जो हायर टॉप लेवल मैनेजर्स है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या पॉलिसीज है, क्या हम अडॉप्ट करेंगे, क्या हमें चेंजेस लाने, वो डिसाइड करके नीचे वाले लोगों को बताते हैं, मिडिल मैनेजर्स को या फिर बॉटम वाले मैनेजर्स को बताते हैं, आगे आगे ट्रांसफर करते हैं ताकि लोग फॉलो कर सके। ठीक है, Whereas डिसेंट्रलाइजेशन फॉर डे टू डे ऑपरेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हर लेवल के मैनेजर जो है वो खुद डिसाइड करेंगे कि आज हमें क्या करना है, कितने प्रोडक्ट कैसे बेचने हैं, कितनी क्वांटिटी में बेचने हैं, क्या करना है। जो भी छोटी मोटी जो चीजें हैं जो डेली ऑपरेशन में जरूरी है, वो मैनेजर्स डिसाइड करेंगे। उसके लिए आपको सीईओ सीएफओ को बुलाने की जरूरत नहीं। हर एक चीज सीईओ सीएफओ नहीं कर सकता, डायरेक्टर नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ जो चीजें हैं मुझे पता है, मैं मैनेजर हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में ये चीजों की जरूरत है, रेगुलरली मुझे पता है, तो मैं वो काम करूंगी। ठीक है, तो इसीलिए दोनों भी चीजें बहुत जरूरी है। डे टू डे एक्टिविटीज को ध्यान देना है तो हम डिसेंट्रलाइजेशन, हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए सोचेगा, देखेगा, एनालाइज करेगा, क्या करना है, क्या बेटर रहेगा। ठीक है, किसमें हमें इन्वेस्ट करना है, कितने क्वांटिटीज को बढ़ाना है, किसको कम करना है, कैसे बेचना है, क्या टेक्निक होनी चाहिए प्रमोशन की, सेल्स की, ये डिपार्टमेंट वाइज वो मैनेजर डिसाइड करेगा, वो हो जाएगा डिसेंट्रलाइज। वेराज कुछ मेजर पॉलिसी है, ठीक है, मेजर कुछ चीज हमें अडॉप्ट करनी है, नया कुछ हमें इनोवेशन लाना है, इन्वेंट करना है, या कुछ जो भी मेजर चीज होती है, वो जो टॉप लेवल है, ओनर है या फिर जो डायरेक्टर है, वो डिसाइड करता है। ठीक है, उसमें ये मैनेजर इंडल्ज नहीं होते, वो अकेला डिसाइड करता है, ठीक है, कि क्या करना है, और वो नीचे बता देता है कि ऐसे ऐसे अब हम पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप उसको फॉलो करोगे, इसको इम्प्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। फिर है नेहा रन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग shoes. She wants to expand into leather bags and western wear. Which organization structure should she adapt and why? तो नेहा का एक फैक्ट्री है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है और शूज बनाती है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, एक्सपांड करना है। अभी वो शूज बनाती थी, अभी उसको लेदर के बैग बनाने और कुछ वेस्टर्न वेयर बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या, कौन सा स्ट्रक्चर उसको सजेस्ट करोगे और क्यों? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। तो अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च करते हैं तो हम उसको डिविजनल स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। ठीक है, तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर में आ जाएगा, इसलिए हम नेहा को सजेस्ट करेंगे कि हम लोग उसको डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, वाई भी पूछा है तो आपको वो भी आंसर करना पड़ेगा। फोकस ऑन प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर आप डाल देते तो फंक्शंस मतलब अलग अलग फंक्शंस होते हैं, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, प्रमोशन हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स हो गया, ये सारी चीजें, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ये सारे फंक्शंस हो गए। तो फंक्शंस तो यहाँ पे पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पे तो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अलग अलग नए प्रोडक्ट्स उसको लॉन्च करने, तो उसमें डिविजन स्ट्रक्चर आता है। डिविजन स्ट्रक्चर क्या करता है, हर एक प्रोडक्ट के स्पेशलाइजेशन पे फोकस करता है।
जैसे मैंने बताया था वन शॉट में भी, फुल वीडियो में भी, क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि जो डिवीजन स्ट्रक्चर होता है इसमें अलग अलग प्रोडक्ट है। समझो यहाँ पे वो बैग भी बेच रही है, शूज भी बेच रही है, वेस्टर्न वेयर भी बेच रही है, तो बैग का अलग सब कुछ होगा, उसमें अलग मार्केटिंग टीम होगी, अलग फाइनेंस टीम होगी, अलग ऑपरेशन होगा, अलग प्रोडक्शन होगा, ठीक है, अलग ह्यूमन रिसोर्स की टीम होगी। यहाँ पे बैग में भी सेम वैसे ही होगा, अलग अलग जो फंक्शन है वो बैग के अलग होंगे, फिर यहाँ पे वेस्टर्न वेयर के अलग होंगे, उसको डिवीजन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन पे ध्यान देंगे। जो एम्प्लॉय शूज पे ध्यान दे रहा है वो बैग्स पे ध्यान नहीं देगा, उसको कुछ नहीं पता होगा बैग्स के बारे में, उसको शूज के बारे में पूछो वो सब बताएगा फटाफट से, क्योंकि वो शूज के लिए स्पेशलाइजेशन है, वो कि वो वहीं पे काम करेगा, वहीं पे ध्यान देगा, उसको बैग के फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको डिवीजन स्ट्रक्चर कहेंगे। अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच डिवीजन, तो एक डिवीजन का इंसान एक डिवीजन के लिए अकाउंटेबल है, आंसरेबल है कि ओके अगर आप एक एम्प्लॉय को जो बैग्स में काम करता है, जो बैग लेदर बैग जो बन रही है उस पर काम कर रहे हैं, तो उसको उसकी सारी नॉलेज होनी चाहिए जो भी डिपार्टमेंट में वो है, ठीक है, मतलब जो भी पर्टिकुलर फंक्शन के अंडर वो आता है उस डिवीजन में, ठीक है। बैग लेदर का डिवीजन है, उसके अंदर फाइनेंस का फंक्शन भी है, तो उसमें जो भी इंसान आता है उसको सिर्फ बैग के बारे में पूछो, उसको शूज के बारे में मत पूछो, ठीक है, तो उसके लिए आंसरेबल है। इजी टू मेजर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजर करना इजी हो जाता है, क्यों? क्योंकि अगर बैग के सेल्स देखने हैं तो हम सिर्फ एक इंसान के पास जाएंगे, पूछेंगे, ठीक है, एक इंसान के पास जाएंगे, पूछेंगे, ठीक है। अगर हमें पर्टिकुलर शूज के बारे में पूछना है तो हम उस पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है जो शूज के अंडर काम कर रहा है उसको पूछेंगे कि कितने सेल्स हुए बताओ, तो प्रॉपर उसके अंडर ही सब कुछ आ रहा है। मार्केटिंग टीम उसकी ही है, सेल्स की टीम उसकी ही है, प्रमोशन की टीम भी उसी की है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की टीम उसकी अलग है, तो प्रॉपर जो रिपोर्ट बनता है, जो स्टेटमेंट बनेगा वो अलग ही बनेगा, तो उसमें आपको ज्यादा जगल करने की जरूरत है, क्योंकि अगर सब मिक्स होता, तब एक साथ होता तो फिर दिक्कत हो जाती कि अरे यार इसको अलग अलग करो पहले, फिर हम एनालाइज कर पाएंगे कि अरे शूज कितने बिक रहे हैं और बैग्स कितने बिक रही है, समझ रहे हो। इसलिए परफॉर्मेंस मेजर करना डिवीजन में काफी इजी हो जाता है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग सब कुछ होता है, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी टू ऐड न्यू प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे हम लोग न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब नहीं होता। जब आप सोचते हो, अभी उसमें बैग लेदर बैग डालना सोचा, वेस्टर्न वेयर डालना सोचा, अगर वो कुछ और कोई प्रोडक्ट ऐड ऑन करना चाहती है कल को, तो बेल्ट समझो ऐड ऑन करना चाहती है कि वो अभी लेदर बेल्ट भी बना रही है, तो उसको ना शूज को डिस्टर्ब करने की जरूरत है, शूज का जो डिपार्टमेंट है पूरा डिवीजन है उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत है ना, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत है ना, उसको बैग्स को डिस्टर्ब करने की जरूरत है ना, उसको पर्टिकुलर शूज को डिस्टर्ब करने की जरूरत है, किसी को भी वेस्टर्न वेयर को डिस्टर्ब करने, किसी को भी डिस्टर्ब करने, वो अपना अलग प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट अलग डिवीजन बनाएंगे, उस डिवीजन के अंडर अलग उसकी फाइनेंस टीम होगी, मार्केटिंग टीम होगी, प्रमोशन टीम होगी, लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, सारे एचआर, सारे टीम्स अलग से होंगे, ठीक है, उसके अंदर सारे जो फंक्शन है वो अलग से होंगे, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए अगर नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो, नया प्रोडक्ट आप लेके आते हो उस पर्टिकुलर एक ही कंपनी में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही ब्रांड के अंदर, तो आपको बाकी की जो चीजें हैं उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर और आगे के क्वेश्चंस है उसको हम लोग कवर करेंगे। इसको पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपके कॉपी में लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है।